वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी वीकेंड है, 7th ऑफ जून है और जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है उसमें मार्केट्स के साथ बहुत ही अजीब सा सीन हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स डाउन है, स्टॉक मार्केट डाउन है, बिटकॉइन डाउन है, गोल्ड डाउन है, जितनी भी आप कमोडिटीज ले लें वो डाउन है, इवन ऑयल भी डाउन है। ऑयल जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो वॉर भी चल रही है वो भी इम्पैक्ट उसकी वजह से ऑयल है, बट वो भी इस वक्त उसकी प्राइस भी थोड़ी सी डाउन हुई थी। ओवरऑल सब कुछ डाउन था। तो मैं इन एनी केस मैं अपने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनसे बात-वात होती रहती है। तो मेरे एक कोलीग का मैसेज आता है मेरे पास, वो कहते हैं कि यार आप मुझे बताएँ कि खैर यूएई की मार्केट इतनी ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं थी, बट ओवरऑल मार्केट इम्पैक्टेड थी और क्यों इम्पैक्टेड थी उसके बारे में बात करूँगा मैं अभी। बट खैर उन्होंने मुझको वीकेंड पे मैसेज किया कि यार मुझको आप बताएँ कि मैं यूएई के अंदर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने कहा यार ये आपसे मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ। मेरे वो कोलीग हैं, उनसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है। जिससे भी मेरी बात होती है मैं उसको यही चीज़ रिपीट करता हूँ कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन-सा स्टॉक बेहतर है। क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मैं कहूँगा यूएई के अंदर मेरे लिए इस वक़्त एमआर का स्टॉक मैं शायद ना लूँ। और क्यों ना लूँ? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर अच्छा खासा एक्सपोज़र है। मेरा लेट्स से एमआर के अपने स्टॉक्स के अंदर 7 दिरहम्स के ऊपर, 12 दिरहम्स के ऊपर, 8 दिरहम्स के ऊपर, इस तरह की लेवल्स के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक्सपोज़र है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा से एमआर का स्टॉक लूँ? लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी ना यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई एक्सपोज़र है, ना कोई एज़ सच कोई यूएई का बिज़नेस में एक्सपोज़र है उसका, इसी तरह से यूएई के स्टॉक मार्केट में भी एक्सपोज़र नहीं है, उसके लिए आई थिंक इट्स फाइन, बहुत अच्छी पोज़ीशन है उसके लिए लेना। लेकिन अगेन उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसका टाइम होराइज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको पता है कि किस तरह की सिचुएशन से गुज़र सकती है, अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए दुनिया में जो हम देख रहे हैं। सो आपके अपनी जो सिचुएशन है वो कोई भी नहीं जज कर सकता, वो आप ही जज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बट एनीवेज़ अभी अगर बात करूँ तो अभी जो लास्ट फ्राइडे को सिचुएशन हुई थी, एक अच्छी न्यूज़ के ऊपर स्टॉक मार्केट डाउन हुई थी। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और प्लस ये कि फिर उसके बाद जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, गोल्ड है, ये सारी चीज़ें डाउन हुई थी। क्यों डाउन हुई थी? यूएस के अंदर जो जॉब रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि भई जिसमें असम्पशन थी कि जो एडिशन होगी जॉब्स की, वो तकरीबन 85,000 जॉब्स की एडिशन होगी मंथ ऑफ मई के अंदर। बट वो एक्चुअली जो एडिशन हुई वो 172,000 की एडिशन हुई। तो यानी कि बहुत अच्छी बात है, डबल के करीब की आपकी जॉब्स की एडिशन थी। बट उसकी जब बात आई तो स्टॉक मार्केट डाउन होना शुरू हो गई। और क्यों डाउन होना शुरू हो गई? तो ये यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉक मार्केट की जो शॉर्ट टर्म के अंदर मूव करती है, वो बहुत ही ऐसी चीज़ों के ऊपर मूव करती है जिसका आपको नहीं पता होता कि क्या रिजल्ट आएगा। तो स्टॉक मार्केट मूव इसलिए हुई कि उसको लगा, स्टॉक मार्केट को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगा कि अब जब ये इतनी अच्छी जॉब रिपोर्ट आई है तो हो सकता है आगे जाकर जो यूएस फेड है, फेडरल रिजर्व है, वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हो सकता है बढ़ा दें। क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रही है, तो उनको लग रहा था कि भाई जो अगर इंटरेस्ट रेट्स जब भी आपके लेट्स से इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसको काउंटर करने के लिए फेडरल रिजर्व या कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है, क्योंकि ये उसके हाथ में होता है, ये चीज़ उसके कंट्रोल में होती है। तो लेकिन वो अभी तक इसलिए नहीं हो रहा था कि कि यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप है और वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए। बट क्योंकि अब उनको एक इंडिकेशन मिल रही है कि आपकी इकॉनमी इतनी बुरी नहीं चल रही है, जिसमें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो हो सकता है आगे जाकर इसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आपके जो रिस्कियर एसेट्स होते हैं वो उनसे अट्रैक्शन आपकी कम हो जाती है, और आप उसके अंदर जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसके अंदर लोग जनरली ये सोचते हैं कि हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है। इसके अंदर इस तरह की चीज़ें हमको अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसके अंदर ये आगे जाके किसी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो अभी अगर 5%, 6%, 4% कोई स्टॉक डाउन हो भी गया है तो मेरे ख्याल से इस वक़्त कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और अगर इस बेसिस के ऊपर आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर ना जाएँ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी इन जो 5-10% की जो प्लस माइनस की जो सिचुएशन होती है उसमें अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस चेंज नहीं करता हूँ। हाँ, अगर लेट्स से मैंने अपने हिसाब से एक एसआईपी सोची हुई है। लेट्स से किसी किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर के ऊपर मैंने एसआईपी सोची हुई है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे हर महीने $2,000 की के स्टॉक्स लेने हैं यूएस के। तो मुझे फिर भी इन एनी केस अगर वो स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है या ऊपर जा रही है, मुझे इन एनी केस लेने हैं। लेकिन किसी टाइम पर अगर स्टॉक मार्केट 10%, 15% डाउन हो जाती है, तो हो सकता है मैं उसको अपफ्रंट करके थोड़े से पैसे और उसमें एडिशनल डाल दूँ। सो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आपको अच्छे क्वालिटी एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो जो क्वालिटी एसेट्स हैं,
अगर आज आप एक्सपेंसिव ले भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर यूएस की मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो ये किसी टाइम पर भी बबल बर्स्ट हो जाएगा एआई का। अगर आपने क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपका अगर मार्केट करेक्शन होती भी है तो लॉन्ग टर्म के ऊपर एक टाइम पे प्राइस नीचे आएगी और उसके बाद दोबारा से, अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे होंगे, तो उसके बाद दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, मैं जब भी सर्वा की वीडियोस बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको किस किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस टाइम होराइजन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी उन वीडियोस का मैंने लिंक यहाँ भी लगा दिया है। लास्ट जो वीडियो की थी उसका भी लिंक मैंने लगा दिया है। तो स्टॉक मार्केट को अगर आपको जज करना है, समझना है, तो मैं जब भी सर्वा की बात करता हूँ, सर्वा की वीडियोस की बात करता हूँ, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ें ये चीज़ें मैंने उसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। जनरली मैं इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, अगर यू यू हैव टू नो दैट। सो जिन साहब का मेरे पास मैसेज आया था उनको मैंने यही कहा था, देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कभी भी ये सही से नहीं गाइड कर सकता कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि आपने अगर पहली इन्वेस्टमेंट यूएस के स्टॉक्स में या स्टॉक मार्केट में जनरली करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं। बट मैं कोई स्टॉक्स का आपको नाम नहीं बताऊंगा। शुरू से जब भी कोई बंदा नया आता है तो मैं हमेशा उसको या तो कोई ईटीएफ बताता हूँ या म्यूचुअल फंड बताता हूँ। म्यूचुअल फंड आई डोंट रियली सजेस्ट नाउ, बट ईटीएफ्स आर मच बेटर, जिसमें इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप वहाँ पर लेट्स से बहुत सारे ऐसे ईटीएफ्स हैं, मैं अभी नाम उनका नहीं ले रहा। मीज़ान का ईटीएफ है, बहुत सारे जो अच्छे ईटीएफ्स हैं जो आपको ब्रॉड मार्केट का एक एक्सपोजर दे सकते हैं। सो ये तो बात होगी, जो अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसका कोई आंसर मेरी तरफ से इस तरह से नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे अपनी पूरी कंडीशन बताएँगे ना, जैसे ये साहब भी हैं, उनको मुझे पूरी उनकी कंडीशन मुझे पूरी पता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे मैसेज करके वीकेंड पे पूछ रहे हैं। मैंने कहा यार, आपसे मैं मिलता रहता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में 1 दफ़ा मिल जाता हूँ, तो आप जिस टाइम पे मैं बात करता हूँ उस टाइम पर उस चीज़ को समझते क्यों नहीं है? पिछले 2 साल से आप मुझसे बात कर रहे हैं और आज मुझे वीकेंड पे ये पूछ रहे हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, तो ये मेरी बात समझ नहीं आती है। सो अगर मुझे आपकी पूरी सिचुएशन समझ में आएगी तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बट यूट्यूब पे बैठकर किसी को स्पेसिफिक स्टॉक्स बताना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे बैठकर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ, इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो व्हिच इज़ मच ईज़ियर फॉर मी टू गाइड, और ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट भी होती है। इसमें हमें ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट इवेंचुअली ऊपर जाती है। जो यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें, ग्लोबल स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिविटी है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो और उसके अंदर थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी फंडामेंटल्स भी ठीक हैं उस कंट्री के, तो इवेंचुअली स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। अभी नहीं, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो ऊपर जाएगी। सो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, वो ओवरऑल आपके अगले 5 से 10 साल के लिए होने चाहिए एटलीस्ट। अगर आप इस होराइज़न पे इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर आपकी स्टॉक मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे भी जाएगी, तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हुए उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें, तो पिछले 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर यूएस की मार्केट ने। और ये कंज़र्वेटिव एस-एंड-पी 500 इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप क्यूक्यूक्यू के ऊपर चले जाएँ, जो कि इनोवेटिव ईटीएफ है, तो उसने तो मेरे ख्याल से 45% का रिटर्न दिया है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसी एस-एंड-पी 500 को देखेंगे 2001 से लेके 2011 तक, उसमें ज़ीरो रिटर्न्स था। और इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर जाएँगे तो वो तो फिर हम बहुत ही लंबी बात कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब भी आप क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्वालिटी एसेट्स का मतलब ये है कि जब भी आप किसी अच्छे कंट्री की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ग्रोइंग कंट्री के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर लेट्स से वर्ल्ड के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इवेंचुअली आपका एक अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन वो एक हद तक ही मिलता है, और अगर लॉन्ग टर्म पे जाएँगे, अगर अगर यूएस के आपको लास्ट 1 ईयर के अंदर 30%, 35% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, हो सकता है अगले साल भी 35% के रिटर्न मिल जाएँ, या हो सकता है -10% का रिटर्न मिल जाए, हू नोज़ कि क्या होगा आगे। लेकिन इवेंचुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रिटर्न्स मिलते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इवेंट हो जाए, जो कि हमने देखा है। मेजर इवेंट होने के बावजूद जो सिचुएशन है, आप यूएई की बात करें, तो यूएई के अंदर जो कोई कहते थे ना कि मिसाइल भी गिर जाएगा एक, तो फिर अब देखें यहाँ पर की प्रॉपर्टीज़ का क्या हाल होता है। तो क्या हाल हुआ? इतना सब कुछ हो गया, 3000 मिसाइल्स, 3 ड्रोन्स, ये सब कुछ आए हैं यहाँ पर, और हार्डली इस वक्त 10% के करीब का आपको, 10 टू 15% एट मैक्स, 15% एट मैक्स बोल रहा हूँ, वरना 10% के करीब का आपको रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कहीं भी आपको शायद डिस्काउंट मिल जाए, वरना इससे ज़्यादा का कोई डिस्काउंट देने को आपको तैयार नहीं है जो ओनर है। हाँ, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की सिचुएशन डिफरेंट है, उसके बारे में मैं अलग से बात करता रहता हूँ। सो ये रीज़न है, जो आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि वो आपके अच्छे रिटर्न्स मिल जाएँगे आपको। एक और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करें, तो जिसने भी
दुबई जिस वक़्त नया-नया बन रहा था, एमिरेट्स हिल उस वक़्त नया-नया आया था, उस वक़्त किसी ने एमिरेट्स हिल के अंदर इन्वेस्ट किया होता और किसी ने उसी टाइम पर किसी नॉर्मल से टावर के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो अभी आप देख लें टावर जिसने किसी नॉर्मल टावर के अंदर पे इन्वेस्ट किया ना, ठीक है उसके रिटर्न्स आए होंगे, लेकिन एनुअलाइज़ बेसिस के ऊपर रेंटल रिटर्न प्लस जो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन है उसको मिला लें, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होंगे। बट एमिरेट्स हिल्स के जो रिटर्न्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन ही आप रख लें जब से वो आया इंसेप्शन से लेकर अब तक, ऑल्दो के बीच में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसके उसके रिटर्न्स देखें तो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उससे एग्ज़िट कर जाएँ। जब आपको समझ में आ जाए कि ये क्वालिटी नहीं है, तो आप उससे एग्ज़िट कर जाएँ, उससे लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि नाम बहुत अच्छा है कंपनी का, आईबीएम को ले देख लें, सिस्को को देख लें। सिस्को तो अब तो ख़ैर उसने एक अच्छा रन दिया है, लेकिन अगर 2000 से लेकर अब तक की बात करें तो बहुत सारी इंटेल को देख लें, इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ थी जिनके बड़े-बड़े नाम थे। बट ब्लैकबेरी को देख लें, बोइंग को देख लें, इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी जिनके स्टॉक्स ने कोई अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। बट इसका पॉइंट यही है कि आपकी नाम जो है ना, वो आपकी क्वालिटी डिफ़ाइन नहीं करता है। आपकी फंडामेंटल्स क्वालिटी डिफ़ाइन करते हैं, इसीलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। उसकी जो उसकी स्टडी है, वो नॉर्मल बंदा मेरे नहीं ख़्याल के कर सकता है इतने आराम से, अनलेस एंड अनटिल आप उसको डेडिकेटेड टाइम दे रहे हो या फिर आप किसी फंड मैनेजर के साथ लगे हुए हो और उसका काम ही यही हो कि वो ये काम कर रहा है, दिन डे इन एंड डे आउट वो स्टडी कर रहा है। बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। और फिर होता ये है कि जब आप गलत एक दफ़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट से ही दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, माइक्रोन एक बहुत अच्छी कंपनी है, यूएस की सेमीकंडक्टर कंपनी है। उसके स्टॉक्स जो हैं वो $200-300 से लेकर $400-500 गए, $600 गए, फिर वापस आ गया $400 के ऊपर। तो हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने जो है वो $400 के ऊपर वो स्टॉक्स, जब दोबारा वो $400 पर आया तो उसने बेच दिया। उसने कहा नहीं, नहीं यार, मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर ये दोबारा नीचे जाएगा। बट जब उसने $400 का बेचा है, तो वो $1000 का भी गया है। सो आप इन चीज़ों को नहीं लेट्स से प्रेडिक्ट कर सकते। इट्स नॉट दैट ईज़ी फॉर एवरीवन टू डू। और अगर अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर आप ये सिर्फ गैम्बल खेल रहे होते हैं प्राइस के ऊपर। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो स्टॉक्स हैं वो इवेंचुअली ऊपर जाते हैं, बट हर कंपनी ऊपर नहीं जाती। बट ओवरऑल कंट्री होता है वो ऊपर जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमी ऊपर जाती है, बट स्टॉक्स इटसेल्फ, हर इंडिविजुअल स्टॉक ऊपर नहीं जाता। कोई एक ऊपर, बहुत ऊपर ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई सेम रहता है। एवरेज आउट होकर आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आजकल आपको यूट्यूब पे वीडियोज़, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोज़, कंटेंट, वो सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, उसके अंदर ऐसा लगता है कि पैसे बनाना बहुत आसान है, बट इतना आसान नहीं होता। अगर आप एक्टिव इनकम के अंदर हैं, तो अपनी एक्टिव इनकम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी जॉब के अंदर हैं, तो जॉब को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये अगर आप पैसिव रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये कोई भी आप पैसिव इन्वेस्टमेंट्स को समझ लें कि पैसिव और जो एक्टिव का डिफरेंस क्या है। अगर आप लेट्स से पैसिव इनकम को एक्टिव की तरह काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि लेट्स से आपने सोचा कि यार नहीं, ये जो बहुत आसान काम है, मैं तो चार्ट्स देखकर बहुत आराम से ये जज कर सकता हूँ कि कौन से स्टॉक को खरीदना है, कौन से स्टॉक को बेचना है। अगर आप ये सोच के ये काम करना शुरू कर देंगे, तो आप बेसिकली पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जगह आप एक्टिव काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आप ना लगा रहे हैं। जब आप टाइम लगाएँगे उसके अंदर, तो उसी तरह से आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए। लेकिन अगर वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो आप उसके अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे और फिर ऑल टुगेदर स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स को से आप दूर हो जाएँगे, व्हिच इज़ व्हाट आई डोंट वांट। आई वांट मोर पीपल टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अब उसके अंदर पॉइंट ये है कि आपका जो कुछ मसले होते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ लोग लेवरेज यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, वो लेवरेज करते हैं। अब लेवरेज के अंदर जब आप अपने पैसे से ज़्यादा, आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक प्लेटफ़ॉर्म आपको देता है कि आप जो है हमारे थ्रू इन्वेस्ट करें और हम आपको जो है ना 2x लेवरेज दे सकते हैं, 10x लेवरेज दे सकते हैं, 20x लेवरेज दे सकते हैं। मतलब ये कि आपको वो, अगर आप $100 लगा रहे हैं, तो आपको वो $2000 का ऑप्शन देते हैं कि आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करें। तो ये जो, जब स्टॉक मार्केट नीचे आती है ना, जो फ्राइडे को हुआ था, जब नीचे आती है, तो उसमें जो लेवरेज पोजीशंस होती हैं वो ज़्यादा लिक्विडेट होती हैं। तो इसलिए जो नए लोग हैं, जिनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो कभी भी लेवरेज में ना जाएँ। उनको लगता है कि लेवरेज से ही सारा पैसे बनते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो आपके पास बहुत कम पैसे हैं, इससे आप कर ही क्या लेंगे? तो वो लेवरेज यूज़ करते हैं, और लेवरेज हमेशा वो कहता था, आई थिंक चार्ली मंगर, के 3 ऐसे एल्स हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। चार्ली मंगर जो है वो वॉरेन बफे का पार्टनर था, तो अब तो उसकी डेथ हो गई है। लेडीज़, लिक्वर एंड लेवरेज। और वो कहता था कि लेवरेज इज़ द मोस्ट लाइक डेंजरस थिंग इन दीज़ 3 एल्स: लेडीज़, लिक्वर
और लेवरेज को कहता था कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो आजकल देख लें आप, लेवरेज जो है वो हर चीज़ के अंदर है। आप जहाँ पर दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से बूम आया है, वो जिन्होंने लेवरेज किया उसने वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा लिया। रॉबर्ट कियोसाकी 2001 के अंदर बोलते थे कि भाई उन्होंने जो रिच डैड पुअर डैड की बुक है, और वो आज भी लोग जो है उसको कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बुक है। आई एग्री कि बहुत अच्छी बुक है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आउटडेट हो गई हैं, या वो चीज़ें नहीं रही हैं जिस तरह से, अगर हम गल्फ़ के अंदर बात करें, पाकिस्तान के अंदर बात करें, इंडिया में बात करें, तो वो चीज़ें डायरेक्टली उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होती। इवन यूएस के अंदर अब बात चेंज हो गई, क्योंकि जिस वक़्त रॉबर्ट कियोसाकी बात करते थे, उस टाइम पर वो जो हाउस लोन था वो 1% के ऊपर आपको मिलता था। आज वही हाउस लोन यूएस के अंदर 4 से 5% पे मिल रहा है। यूएई में भी कोई इसी तरह का रेट है। तो अगर उस बुक के अंदर जो बातें हैं, अगर उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने लिए एक गलत डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे। तो अभी भी कुछ अर्से पहले तक, इस वॉर से पहले तक, लोग लेवरेज पे बहुत बुरी तरह से दे वर एक्चुअली रिलाइंग ऑन लेवरेज। लेट्स से ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ को तो छोड़ दें, लेकिन वैसे ही अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ लेने की लेट्स से कैश है, तो आप 3 की जगह, सॉरी, 1 प्रॉपर्टी लेने की का कैश है, तो आप 3 प्रॉपर्टीज़ लेते थे, क्योंकि आपके पास पता था कि आपको 20% 30% डाउन पेमेंट करनी है, और उसके बाद आप बजाय इसके कि 100% जो आपके पास पैसे हैं उनको एक प्रॉपर्टी में यूज़ करने का, व्हिच इज़ फाइन एज़ वेल, व्हिच इज़ नॉट बैड, बट स्टिल आप ओवर लेवरेज करना शुरू करते थे। तो प्रॉपर्टीज़ हो जाएँ, चाहे स्टॉक हो जाए, ओवर लेवरेज अपने आप को नहीं करना चाहिए। एक हद तक सही रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा ओवर लेवरेज नहीं करना चाहिए। आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ यूएई, इसके अंदर भी उन्होंने एक लेवल क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इश्यू आया, अगर वो लेवल क्रिएट नहीं करते तो यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होती। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके अंदर इन्होंने समझ लिया था कि जितना लेवरेज आप देंगे लोगों को, वो तो नहीं रुकते। तो इसीलिए उन्होंने डाउन पेमेंट की मिनिमम जो कंडीशन थी वो 25% रखी, 20-25% रखी, और अगर आप सेकंड होम ले रहे हैं तो उसकी डाउन पेमेंट की कंडीशन और ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 35-40% है। जबकि आप वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के अंदर देखेंगे, कनाडा में देखें, यूके में देखें, तो आप 5-10% के ऊपर भी अपना घर बाय कर सकते हैं। 5-10% के अंदर अगर कोई मेजर शॉक आता है, तो वो तो फिर आप कहीं बच ही नहीं सकते ना उसके बाद, आपके पास तो कोई रूम ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि आप जितनी भी लोग थे, ज़्यादातर लोग जिन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बाय की हुई हैं, उनकी जो जो एक्सपोज़र है वो ऑलरेडी उसके अंदर इक्विटी बनी हुई है, तो तकरीबन 25-30% तक की। तो इसकी वजह से उन्होंने सेल नहीं करना उसको, रेंटल भी वहाँ पर चल रहा है। तो इसीलिए रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यूएई के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोग ओवर लेवरेज नहीं थे। सो ओवर लेवरेज नहीं होना आपको, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, कोई पर्सनल लोन की कंडीशन में हो, ओवर लेवरेज अगर आप मॉर्गेज में हैं वो हो, या लेट्स से आप स्टॉक्स के अंदर हो। सो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, मैं जब उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं यार, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या नहीं है? पॉसिबल ये नहीं है कि भाई मुझसे पूछते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें? मैं पहले पूछता हूँ उनसे कि भाई आपके पास इमरजेंसी फंड की क्या सिचुएशन है, खास तौर पे यूएई में रहते हुए? तो वो कहते हैं यार, इमरजेंसी फंड तो एज़ सच ज़्यादा पैसा तो नहीं है, महीने का खर्चा ही निकलेगा, व्हिच इज़ नॉट इनफ। यूएई में अगर आप रहते हैं, मैंने ये देखा है कि अगर आपका 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स का, और एज़ गुड एज़ अगर आपके पास 1 साल का हो जाता है तो बहुत अच्छा है, बट मिनिमम 6 मंथ्स का तो होना चाहिए। 1 ईयर का मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि आप इस जगह पर हैं, आप ऐसे गल्फ कंट्री के अंदर हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ऑल्दो कि आप वो कुछ मैंडेटरी जो इंश्योरेंस आ गई है जॉब लॉस की, बट स्टिल इट्स नॉट इनफ। सो मैं कहता हूँ कि आपको पूरे 1 साल का जो एक्सपेंस है, वो आपका ऐसी जगहों पे इन्वेस्टेड होना चाहिए। लेट्स से मशरिक नियो अकाउंट है, नेशनल बॉन्ड्स हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो राशन डिजिटल अकाउंट है, तो आपके पास ये 1 साल का एक्सपेंस, चाहे वो बड़ा-बड़ा एक्सपेंस हो, जिसमें इमरजेंसी फंड तो एक अलग जगह पर है, लेट्स से आपके बच्चों की एजुकेशन के एक पैसे हैं, लेट्स से और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो जो आपको हर सूरत में देनी देनी है। अब जैसे मेरे पास ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की पेमेंट आती हैं, वो मैं कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता। मुझे पता है वो जो पैसे आने हैं, वो मुझे किसी तरह से बनाने, मतलब मुझे किसी तरह से पे करने हैं। अगर मेरे पास वो डिफ़ॉल्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी मैंने ली भी है, उसका मुझे डिफ़ॉल्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मैंने मैंने पैसे कहीं से भी अरेंज करके अपने पास एज़ एन इमरजेंसी फंड रखे हुए हैं, कि मेरे पास 1 डेढ़ साल का जो बफर हो, वो मेरे पास मौजूद हो। हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है। मेरा इसी तरह से व्यू पॉइंट है कि 1 साल का जब तक एक्सपेंस नहीं होगा, मैं अपनी कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करूँगा। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें, अब जैसे ये इवेंट हुआ, फ्राइडे को जो 5% लेट्स से मार्केट डाउन हो गई, और आपके पास डेढ़ महीने, 2 महीने का इमरजेंसी फंड था एट मैक्स, और फ़र्ज़ करें अभी ये मार्केट और डाउन होती है, 20% पे चली जाती है। आपके हाथ-पैर फूल जाएँगे। आपके पास अगर अल्लाह ना करे कोई जॉब का मसला होता है, या किसी भी वजह से कैश फ्लो का मसला होता है, आपके जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विडेट करनी पड़ जाएगी आपको, अगर आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया होगा। सो और फिर वन्स ये होता है, आप स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट से दूर हो जाएँगे। और ये मैंने होते हुए बहुत सारे लोगों के साथ देखा, खुद मैंने भी इस तरह से ही किया था। इसलिए मैं सबको ये बोलता हूँ, जब भी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जो कि आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए चाहिए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आपको 1 साल का पीरियड लाज़मी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझने में 1 साल का पीरियड चाहिए। इसमें इतनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ऑल्दो कि
इंडेक्स फंड इज़ वेरी सिंपल टू इन्वेस्ट, बट इसके अंदर फेसबुक का एक ग्रुप है सिंप्लीफाई के नाम से, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात भी करता हूँ, इन लोगों से मैं मिलता भी रहता हूँ, सिंप्लीफाई का जो बोर्ड है उसके साथ भी मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं। सिर्फ एक ईटीएफ पे पूरा ग्रुप बना हुआ है, 45,000 के करीब मेंबर्स हैं उनके, लोगों की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेट वर्थ उसके अंदर पड़ी हुई है एक ईटीएफ के अंदर। उन्होंने क्यों एक ईटीएफ की वजह से एक पूरा इतना बड़ा ग्रुप बनाया हुआ है जिसके ऊपर इतने टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी सोच होगी। क्यों? क्योंकि पैसे तो समझने में बहुत ईजी है, बट ये जो माइंडसेट होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कि आप इन्वेस्टिंग को साथ लेके चल सकें। इस चीज़ को समझाने में कि एक सिंगल ईटीएफ क्या कर रहा है आपके लिए, ये समझाने में मैंने देखा है कि लोग जो है ना 2-2 साल लगा देते हैं उसको, फिर जाके उनको समझ में आती है अच्छा ये सिचुएशन है, लेकिन वो उन लोगों को समझ में आती है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली करते हैं। अगर एक साथ पैसे अपने डालेंगे, वो कभी, हालाँकि मैं बताऊँ आपको, रिसर्च से ये है कन्फर्म कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप लमसम एक आपकी वो हो सकती है स्ट्रैटेजी, और एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेट्स से आज मेरे पास 50,000 दिरहम मौजूद हैं। अगर टेक्निकली मुझसे कोई पूछे तो मैं 50,000 दिरहम्स एक साथ अगर लगा दूँगा ना, तो अगर 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं देखूँगा तो वो जो 50,000 दिरहम्स हैं, वो मुझको ज़्यादा प्रॉफ़िट देंगे, ज़्यादा मुझे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिलेगा। और अगर मैं इनको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, लेट्स से 50,000 दिरहम्स है, उनको मैं अगले 2 साल के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली करके 50,000 दिरहम्स लगाता हूँ और फिर 10 साल बाद देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उससे कम आएगा जो मैं 50,000 दिरहम एक साथ मैंने लगा दिए थे। और ये प्रूवन रिसर्च है। ठीक है, उसमें ऊपर-नीचे हो सकती है, वैल्यूज़ जब आप 2 साल के ऊपर करते हैं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है, ऊपर-नीचे हो सकती है। बट ये प्रूवन है कि अगर आप लमसम एक साथ करेंगे तो 10 साल बाद आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। बट ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि वो एक साथ लगा दें और उसके बाद 20% मार्केट डाउन हो जाए तो उसके बाद पीछे होके बैठ जाएँ और वो उसको टच ना करें। ऐसा होता नहीं है। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। अगर आपको समझ में आ गई चीज़ें, फिर लमसम भी लगा सकते हैं, बट यूजुअली जो नए लोग होते हैं उनको मैं कहता हूँ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन सारे टॉपिक्स पे बात करता हूँ, वन ऑन वन सेशंस भी लेता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं सब चीज़ों के, वो आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक न्यूज़लेटर भी है, वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको 2 प्लेटफॉर्म ऐसे, सर्वा और स्टेक, इन दोनों के बारे में मैं बात करता हूँ। यूएई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो स्टेक स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 दिरहम्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। सर्वा के ऊपर मैं बात करता ही रहता हूँ। यू कैन अर्न 3000 दिरहम्स ऑफ रेफरल बोनस इफ यू वांट to invest with Sarva. Here is the link to the video. Thank you very much.